नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यवर्धन भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर कुछ सवाल है आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका और हमसे जुड़ने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजार से। एक उसका अपडेट ले लेते हैं और आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक के इलेक्शन के जो आउटकम आए उसके बाद हमने देखा ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है बाजार पर और हरे निशान के साथ 65 अंकों की मजबूती के साथ मार्केट इस वक्त खड़ा है। वहीं बैंक निफ्टी भी अगर रिकॉर्ड स्तर से बात करें तो करीब 225 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड लेवल बनाने से बैंक निफ्टी। तो आज शानदार तेजी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर शेयर आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर नज़र आ रहा है और हमारे अपने भी फैक्टर्स हैं। नतीजे आ रहे हैं एक के बाद एक और उसके अलावा काफ़ी ढेर सारी खबरें आ रही हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर नज़र डालें तो आज मजबूती है टाटा मोटर्स में 3% ऊपर, गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की तरफ से अपग्रेड आ रहे हैं जिसके चलते करीब 3% की तेजी टाटा मोटर्स में। और ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं लगातार मजबूती बनी हुई है। आयशर के भी नतीजे आए थे, उसके बाद लगातार एक तेजी है। आयशर आज भी ऊपर है करीब 1.5%। उसके बाद टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, इन्फोसिस, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही कमजोरी है आज सिप्ला में, यहाँ पर नतीजा है मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी वीक थी जिसके चलते हम करीब 2.5% की कमजोरी वहां देख रहे हैं। और अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज वीकनेस है। दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक होने यहाँ पे सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की। क्या आउटकम आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। उसके पहले अदानी ग्रुप के शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं डीवीज लैब, मारुति सुजुकी भी हल्की नरमी इस वक्त दिखा रहे हैं। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और हमारे साथ दोनों ही गेस्ट मौजूद हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन जुड़ चुके हैं। प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार में? लगातार जो तेजी है वो बनी हुई है इस वक्त। क्या टारगेट्स आप वॉच कर रहे हैं मार्केट में इस वक्त? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे तो लगता है कि बुलिशनेस तो बाजार में इंटैक्ट है। अगर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस का हम इंट्राडे का ट्रेड देखते हैं तो हर बार जब बिकवाली देखने को मिली तो नीचे में अंडर करंट था और मार्केट फिर से ऊपर चल चुका है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब एक ही बात है कि निफ्टी के लिए ये जो करंट लेवल्स पे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,380 390, ये लेवल एक रेजिस्टेंस बनता है। तो एक बार ये ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़ने लगेगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है और मुझे ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस बार जीत जाएगा। ऑल टाइम हाई पहला बैंक निफ्टी बनाएगा और उसके बाद फिर निफ्टी फॉलो करेगा। सो ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश है, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू है और बुलिश व्यू बाजार में फिलहाल बन रहा है। जो व्यू है वो बुलिश है, यानी यहाँ से तेजी का माहौल बना रहेगा। फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। सतीश का सवाल लेंगे जो कि आज का पहला सवाल है। फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा और इनके पास है रेमंड के 50 शेयर 1274 रुपए के भाव पर। अगर हम रेमंड की बात करें तो पिछले दिनों खबरें आई थी, इन्होंने अपना जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है वो गोदरेज कंज्यूमर्स को बेच दिया है और इनके भाव से हालांकि करीब 300-325 रुपये ये ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आशीष जी बताइए क्या आपका व्यू होगा? सौरभ जी माफ़ कीजिएगा, आपका क्या व्यू होगा रेमंड को लेकर? क्या यहाँ से अभी और तेजी होगी या फिर जो प्रॉफिट आ रहा है इनको उसको बुक कर लेना चाहिए? देखिए, कुछ ही समय में हमने देखा है कि स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आई है। कंज्यूमर बिजनेस से कंपनी में पैसा भी आ रहा है। कुछ हद तक रिजल्ट भी थोड़े बेटर आए थे, लेकिन वो काफी हद तक मुझे लगता है प्राइस्ड इन हो गया है। अगर आपका छोटी अवधि के लिए अगर आपने ये रेमंड जैसा स्टॉक लिया है तो मुझे लगता है कि अच्छा मुनाफा आ रहा है, आपको बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है व्यू रेमंड पर आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और इस बीच हमें कुछ सवाल भी आ रहे हैं। दिल्ली से संतोष जी ने जो सवाल भेजा है, उनके दो सवाल हैं। पहला है LIC पर 20 शेयर्स इन्होंने 700 रुपए के भाव पे लिया है, और माफ कीजिएगा वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। संतोष जी सुन पा रहे हैं आप हमें? आपका सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, बताइए बताइए। हेलो हेलो जी संतोष जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए और अपने सवाल पूछिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम, मेरा वही है, एक तो चंबल फर्टिलाइजर पे था, IRCTC था और LIC मैडम, ये तीनों मेरा एक्चुअली बजट के आसपास मैंने बाइंग किए थे। हेलो हेलो ठीक है, तो तीनों पे आपका हो रहा है। एक बार IRCTC के लेवल्स बताएंगे आप हमें? मैम IRCTC का मेरे पास है एवरेज है 671, 50 शेयर। ठीक है, तो तीनों पर राय दिलवा देते हैं आपको। जी तीनों पे राय दिलवा देते हैं। पहले तो LIC पर शुरुआत करते हैं क्योंकि नुकसान जी जी चलिए। LIC 700 शेयर्स हैं इनके पास और काफ़ी पहले की खरीद लग रही है। बजट के आसपास इन्होंने यहाँ पर लिया था और फ़ायदा मिला नहीं LIC में भी, और इस वक्त 571 के पास कारोबार कर रहा है। मंदार आप सजेस्ट करिए LIC में क्या करें? पूजा जी देखिए, लिस्टिंग से तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, तो यानी ये तो खराब बात है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूं तो 566 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना हुआ था इस स्टॉक के लिए, जो एक पिछले 3 महीने से सपोर्ट का भी काम कर चुका है और रेजिस्टेंस का भी काम कर चुका है। तो वो लेवल को ब्रेक करके आज ही स्टॉक ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो कम से कम ये स्टॉक हमें एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। ऊपर में 600-620 तक की लेवल्स इसमें बन सकती हैं, तो वो लेवल्स तक तो ये स्टॉक जाएगा। इसलिए फिलहाल तो होल्ड की राय होगी। 560 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और 620-640 के आसपास फिर से एक बार पूछ सकते हैं, तो वहां पे हम रिव्यू कर सकते हैं इस स्टॉक को। LIC पर थोड़ी देर बने रहिए और 670 के पास अगर आता है तो वापस से रिव्यू करने की राय आपको दी जा रही है। सौरभ, इनके पास दो स्टॉक्स और हैं जिनमें कि नुकसान ही हो रहा है। चंबल फर्टिलाइजर जो कि इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया है 335 पर, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट ही है। और इसके अलावा IRCTC भी है इनके पास, यहाँ पर भी इनकी एवरेज प्राइस जो है वो 671 आ चुकी है। हम देख रहे हैं एक तरफ जितने दूसरे रेलवे स्टॉक्स हैं वो तो चल रहा है, लेकिन IRCTC उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो पोर्टफोलियो में इनके बाकी दोनों स्टॉक्स हैं उन्हें क्या करेंगे? अभी बने रहना चाहिए या फिर किसी स्टॉक से एग्जिट करने की राय देंगे आप? नमस्कार पूजा जी। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर के अगर दिसंबर तिमाही के नतीजे अगर आप देखेंगे तो वहां पर रेवेन्यू में तो जरूर अच्छा ग्रोथ आया था, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा परेशानी आई थी और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं था। और उसके बाद ये अटकलें आई, ये खबरें आई मॉनसून विभाग के द्वारा कि शायद इस बारी जो मॉनसून है वो उतना अच्छा नहीं होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो इससे भी शायद फर्टिलाइजर स्टॉक थोड़े प्रभावित हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि और 10-12 दिनों में नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक बारी 26 मई को शायद चंबल फर्टिलाइजर के रिजल्ट आएंगे। वो रिजल्ट आने के बाद थोड़ा पता लगेगा कि आगे कंपनी का क्या आउटलुक है, और तब तक शायद मौसम के बारे में भी और बेहतर जानकारी मिल सकेगी। मुझे लगता है कि एक बारी आप रिजल्ट तक की वेट करें और उसके बाद फिर विचार करेंगे कि इसे रखना है या नहीं रखना है। जहां तक IRCTC की बात है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे हैं। उस तरह की ग्रोथ नहीं आ रही है जो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे। पहले भी पिछले साल भी हमने देखा था कि जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहां पर पिटाई हुई थी, क्योंकि जब ब्याज दर ऊपर जाते हैं तो ग्रोथ स्टॉक में पिटाई आती है और वैल्यू स्टॉक्स में बाइंग आती है। इस साल भी ब्याज दर ऊपर रहने वाले हैं। अगर IRCTC में अच्छी ग्रोथ भी आती है तब भी मुझे लगता है कि वो ग्रोथ काफी हद तक अभी भी प्राइस्ड इन है। तो मेरी समझ से आप IRCTC से निकल जाए। ठीक है, IRCTC से निकलने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक को जोड़ेंगे। अहमदाबाद से संजय हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। संजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? संजय, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। हाँ जी सर, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास टनफैक के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 500 रुपीज। एक साल पहले लिया था। एक साल आई वांट टू नो कि क्या करना चाहिए, क्या कंपनी का क्या स्टेटस है, एंड व्हाट इज योर एडवाइस? ठीक है, टनफैक जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है और छोटे साइज के की कंपनी है, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन शेयर ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, बहुत चला है और आप तो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। पहले तो बहुत बधाई, आपके पैसे देखिए 3 गुना से ज्यादा हो गए संजय जी।
तो देखिए, अगर एथिकली किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कोई शेयर आपका अगर डबल हो गया तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, लेकिन चूंकि आपका प्रॉफिट अब ट्रिपल से ज्यादा हो गया है, तो एक बार व्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको अभी करना क्या है। सौरभ जी, आप जरा राय दीजिए टेनफैक्ट को लेकर, क्योंकि नतीजे जो हाल फिलहाल आए थे वो भी अच्छे आए थे, शेयर लगातार ये चल ही रहा है और इनके भाव से 3 गुना हो गया है। अभी ये समय और दें तो और प्रॉफिट होगा, या फिर एथिक्स ये कहता है कि इस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, आप कुछ बेहतर एवेन्यू तलाशिए, क्योंकि चल बहुत गया है शेयर ये। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी। इस तरह के शेयर जो छोटी मार्केट कैप होती है, ये अब जाके तकरीबन 1500-1700 करोड़ की मार्केट कैप बनी है, जब ये स्टॉक 9 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मल जजमेंट लें तो स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड दिखता है, सेल्स भी काफ़ी कम है। तकरीबन 150-200 करोड़ रुपए की सेल क्वार्टरली आती है और वो काफ़ी हद तक जो प्राइस्ड इन लगता है। तो मुझे लगता है कि या तो बुक कर लें या फिर मेजरली पार्ट आप अपना बुक कर लीजिए और बाकी के साथ आप बने रहिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय टेनफैक्ट पर। अगला सवाल हमें ग्वालियर से हमारे साथ विमल जुड़े हैं फोन लाइन पर। विमल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मेरे पास 350 पैरादीप प्रोस्पेक्टर के शेयर हैं 60 रुपए के भाव से। ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। मंदार, स्मॉल कैप कंपनी है फर्टिलाइजर स्पेस की। एक और सवाल आया फर्टिलाइजर स्पेस से ही, और यहाँ पर 62 रुपये पे इन्होंने लिया था, लेकिन काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है और इनके लेवल्स तो खैर काफ़ी पहले के लग रहे हैं। क्या करें पैरादीप फॉस्फेट्स में? पूजा ये सही कहा। देखिए, लास्ट ईयर स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव बना था, 38 से स्टॉक ऊपर में 72-73 लेवल्स तक चला था, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट कर चुका है। अब क्या हो रहा है कि इस साल का अगर देखते हैं, यानी पिछले अगर 6 महीने का चार्ट देखते हैं, तो स्टॉक कंसोलिडेशन में है और ये कंसोलिडेशन ठीक है, यानी इसमें खराब वाली बात है नहीं। ऐसी नहीं कि इसमें बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है, ऐसी भी बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 47 के लेवल्स पे होना चाहिए। 47 का स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करें। ऊपर में 58 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है, वो एक बार ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर के लेवल्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो उस केस में हम रिव्यू करेंगे। फिलहाल होल्ड कीजिए, 47 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 47 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक है, पारादीप फॉस्फेट्स को भी होल्ड करने की सलाह है। 47 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अभी शेयर में बने रहिए। अगला सवाल लेंगे ट्विटर से आया है हर्ष का, और इनके पास है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के 234 शेयर 300 रुपये के भाव पर। इस पर सौरभ जी आप ही राय दीजिए। जी एंटरटेनमेंट, हमने देखा था कि शुक्रवार को शेयर में कमजोरी आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनी के साथ जो प्रस्तावित मर्जर है उसको थोड़े से रोड ब्लॉक्स की खबरें आ रही थी, उसके चलते हमने शेयर में प्रेशर देखा था। 187 रुपये के आसपास के भाव हैं, आज थोड़े से स्थिरता के संकेत दे रहा है ये, लेकिन आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि इनके भाव से करीब करीब 50 रुपये से ज़्यादा नीचे आ गया शेयर ये। देखिए, जो स्टोरी जी की है वो मर्जर के बाद ही थी कि एक बड़ी एंटिटी बनेगी, बड़ा मार्केट शेयर होगा, इनके बुक्स में कैश होगा, जो कंपटीशन कर पाएंगे रिलायंस जैसे बड़े जायंट से, और जो आगे फ्यूचर ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी आएगी। लेकिन बाजार कहीं ना कहीं इससे नाखुश है, क्योंकि इस बात को कई महीने हो गए और कभी ना कभी कोई रोक आ जाती है, कभी कोई खबर आ जाती है जो यही पॉइंट आउट कर रही है कि ये शायद विलय नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से बाजार में ये स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और क्योंकि और इंडिविजुअली जी एंटरटेनमेंट को अगर आप देखें तो बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये जोड़ी बन जाती तो बिजनेस बहुत अच्छा कर। कह पाना मुश्किल है कि अब ये किस तरह से करवट लेगा, बात किस तरह से घूमेगी, ये चलेगी। फिलहाल के लिए आप होल्ड रखें, बने रहें। कोई पॉजिटिव खबर आती है तो चेष्टा करें निकलने के लिए, एवरेज बिल्कुल नहीं करें। ओके, तो एवरेज करने की राय नहीं है। कोई भी उछाल या कोई ऐसी खबर मिलती है तो निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, केसी शर्मा जी। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के ऊपर सवाल है। मैंने 290 के करीब पर शेयर से 1810 शेयर एवरेज करके रखे हैं और 2-2.5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और अभी तो काफी लॉस है मुझे करंट प्राइस पे, तो कब इसका कुछ बेचने का टाइम हो सकता है? ठीक है,
मंदार एग्जिट करना चाह रहे हैं स्टरलाइट टेक से, क्योंकि एवरेज प्राइस हो चुकी है 295, उसके भी नीचे आ चुका है। 2-2.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान भारी हो रहा है इन्हें। कौन से लेवल्स आपको सही लग रहे हैं जिसमें ये एग्जिट करके निकल जाए स्टॉक से? कोई उछाल आप देख रहे हैं? क्योंकि 295 इनकी एवरेज प्राइस है। एक बार फिर से आपको बता दें क्या करें स्टॉक में? पूजा जी देखिए, पिछले 1 साल से यानी 10-11 महीने से तो ये स्टॉक रेंज बाउंड है, नीचे की तरफ 140 130 इस तरीके का सपोर्ट बनता है और ऊपर में 190 200 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। तो ये लेवल्स के बीच में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने बोला 190 200 उसके आसपास एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय रहेगी कि फिलहाल आप इतनी देर आप रुके हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा और आपने रुकना चाहिए। स्टॉप लॉस रख के, थोड़ा स्टॉप लॉस इसमें नीचे होगा, 120 का स्टॉप लॉस होगा। 120 के स्टॉप लॉस से अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो और एक 3 साल का व्यू बनाए रखते हो तो मुझे लगता है कि इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो भी आ जाएगा, शायद उससे भी ऊपर का प्राइस आ जाएगा। तो 120 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है और निकल ही जाना है तो फिर रेजिस्टेंस के आसपास यानी 190 के आसपास आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। एग्जिट अभी नहीं करना है, 190 रुपए के आसपास के स्तर जब आ जाए तो वहां पर आप एक बार फिर से अपने पोजीशन की समीक्षा कीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद कोई फैसला आप ले लीजिएगा। गुजरात से नटवर लाल जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नटवर लाल जी नमस्कार, आपके पास सर कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? जीएनएफसी का 100 शेयर है, इसी प्राइस है। जीएनएफसी? हेलो, जीएनएफसी वो तो एक्चुअली मेरे पास 150 शेयर है, 50 शेयर में 700 750 में बेच दिया और 100 शेयर है। आपके भाव किस भाव पे आपने लिए थे ये? इश्यू प्राइस 10 रुपीज। 10 रुपए? हाँ, इश्यू आया था तब। सर मुझे तो मतलब लिटरली ये याद नहीं कि इसका इश्यू कब आया होगा, क्योंकि बहुत पुरानी ये कंपनी है। जीएनएफसी 10 रुपए के भाव पे हैं सौरभ जी, और कुछ स्टॉक्स इन्होंने निकाल दिए हैं, कुछ स्टॉक्स अभी बचे हुए हैं, 100 शेयर अभी पड़े हुए हैं। जीएनएफसी 628 रुपए के आसपास का भाव है, और अगर हम देखेंगे शेयर को तो 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास से ट्रेड कर रहा है। पिछले महीने भर में एक अच्छी रफ्तार दिखाई है। क्या ये एग्जिट ले लेने का सही समय है शेयर से, या थोड़ा सा समय अभी और दें इसको? अभिषेक जी, इन्होंने काफी समय से ये स्टॉक रखा हुआ है और अगर जीएनएफसी को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 1-2 साल पहले ये स्टॉक 800-900 रुपए भी बिक गया था। काफी सारे बिजनेसेस हैं इनके, केमिकल बिजनेसेस हैं। कुछ टाइम पहले वो थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे तो स्टॉक में रिएक्शन भी देखा। फिर फर्टिलाइजर का बिजनेस है जो थोड़ा ड्रॉट की आशंका की वजह से सारे स्टॉक्स में पिटाई आई है। परसों इसके नतीजे भी हैं। तो मुझे लगता है कि 50 शेयर ये बेच बैठे हैं और जिस तरह से कंपनी का ओवरऑल आउटलुक है तो कई सालों के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि स्टॉक पोर्टफोलियो में जरूर रह सकता है। अगर इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है तो बेशक बने रहें। ठीक है, तो ये है व्यू यहाँ पर जीएनएफसी पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और व्हाट्सएप पे हमें आया है हैदराबाद से अमित जी ने सवाल भेजा है। टाटा स्टील, इनके पास 111 शेयर्स हैं, लेवल इन्होंने मेंशन किया है 300 का। अब देखना होगा ये कुछ बीच में कॉर्पोरेट एक्शन कुछ हुआ था क्या, क्योंकि 300 के लेवल थोड़ा चेक करना पड़ेगा ये लेवल्स कब के हैं, इनकी खरीदारी कब की, क्योंकि व्हाट्सएप पे सवाल आया है, हम इनसे बात नहीं कर पाएंगे। बट मंदार अपना व्यू शेयर करिए टाटा स्टील पर। पूजा देखिए, फिलहाल तो सारे के सारे स्टील स्टॉक्स यानी टाटा स्टील भी बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। टाटा स्टील की अगर कब हुआ था? टाटा स्टील की अगर बात करते हैं तो जो लेवल्स हैं 100 रुपए से लेके 90 रुपए के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है। ऊपर में 112 से लेके 115 ये रेजिस्टेंस बनता है। तो बहुत ही छोटे रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल तो होल्ड का व्यू रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि इसमें अगर एक अप मूव बननी हो तो उसके लिए समय लगने वाला है। सो 2 से 3 साल का अगर आपका होल्डिंग सब पीरियड है तो आप पोजीशन जरूर होल्ड कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो
88 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 88 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड करें। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस के आसपास चलता है तब आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में या एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं, या फिर से हमें पूछ सकते हैं, रिव्यू करेंगे और आगे की लेवल्स जो है वो भी बता देंगे। तो फिलहाल बहुत ही नैरो रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए फिलहाल तो होल्ड कीजिए, 88 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए। ठीक है, 88 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को होल्ड करने की सलाह है। किशन कुमार हमारे साथ हैं जयपुर से। किशन नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है, क्या सलाह चाहिए? नमस्कार सर, किशन कुमार बोल रहा हूँ सर। 2 दिन पहले मैंने एक्सीटा कॉटन के बारे में पूछा था सर, रोज लोअर सर्किट लग रहा है सर, खुलता ही नहीं है वो। कौन सा शेयर सर? मेरे पास में अक्षिता कॉटन के बारे में पूछा था सर मैंने 2-3 दिन पहले। अक्षिता कॉटन, हाँ जी, वो पूछा था ना, तो लोअर सर्किट लग रहा है रोज के रोज उसमें। तो सर दिक्कत यही है ना लोअर सर्किट में कि मतलब अगर हम सजेस्ट कुछ करें भी तो आपके पास वो चांस कब आएगा, कैसे आएगा, यही दिक्कत होती है। जो अपर सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं और जो लोअर सर्किट वाले होते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हम सहानुभूति आपके साथ हमारी है, और लेकिन सीख ज़रूर है ये। कोई और शेयर भी आपके पास है क्या? जी सर, वो जेन टेक्नोलॉजी के 322 पे है 50 शेयर मैंने लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए थे 10 साल के लगभग या 20 साल के लगभग होल्ड करना चाहता हूँ इसको। तो क्या बढ़िया रहेगी कंपनी सर मेरे लिए ये? सौरभ जी, जेनटेक के बारे में जरा व्यू दीजिए। 322 रुपए की खरीद है, 300 रुपए के आसपास है, और थोड़ा सा इनका डिफेंस वाला भी पोर्टफोलियो है अगर मैं सही हूं तो। उसमें भी ड्रोन वाला बिजनेस है। आपको कितना पोटेंशियल लग रहा है? हालांकि ये शेयर भी अगर लोअर लेवल से देखेंगे तो बहुत चला है, तो क्या अभी भी इसको होल्ड करें, समय दें, अच्छे रिटर्न जनरेट करेगा, या फिर आपको उतना भरोसा अब नहीं है इस पर? देखिए, अभी छोटी कंपनी है और बाजार भी इस पे होप रैली में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बाजार अच्छे दे रहा है, यही मानते हुए कि जो फ्यूचर में जो कंपनी का पोर्टफोलियो है उससे काफी फायदा होगा। मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो तब तक करें जब तक कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते अर्निंग्स। ठीक है, तो ये है जेनटेक पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। ये हमें भेजा है इंस्टाग्राम पर, राज ने। ग्रीव्स कॉटन पर सवाल है इनका। इनके पास 1100 शेयर्स 181 पर इन्होंने इस स्टॉक को लिया हुआ है, और अभी हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे भी आए थे ग्रीव्स कॉटन के। हमने देखा था कि शानदार तेज़ी भी ग्रीव्स कॉटन में देखने को मिली थी, और खबरों में भी काफ़ी रहा है ये शेयर, लेकिन इनको भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि खरीद इनकी काफ़ी पहले की लग रही है। आज हालांकि स्टॉक ऊपर है 2%, और पिछले 1 महीने में देखेंगे तो 16% की तेज़ी स्टॉक दिखा चुका है। बट मंदार क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने जो खरीदी की है वो 181 पर की है, और वहाँ से तो स्टॉक फिलहाल अभी काफ़ी नीचे है। क्या सुझाव देंगे? ग्रीव्स कॉटन में बने रहें? पूजा जी, देखिए, इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो आपको एक समझ में आएगा कि 170 180 ये जो लेवल है, इसमें बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी 2015 से अब तक जब भी ये स्टॉक ये लेवल्स कुछ गया है, वहाँ से नीचे ही आया, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया। 2021 में एक बार कोशिश की थी जब ये स्टॉक 250 तक चला था, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है, और इनकी खरीदारी वही के आसपास है, तो मुझे लगता है कि जब भी ये 180 के आसपास जाएगा फिर से एक बार, तब वहाँ पे ये एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी ये सस्टेन्ड काइंड ऑफ एन अपमूव दिखाएगा, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया इसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करना शुरू करेगा, तब इसका व्यू चेंज होगा, और उस केस में फिर से एक पोजीशन बन सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, और इसलिए जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा तब एग्जिट की राय रहेगी। तो एग्जिट ऑन अपसाइड करने की सलाह है ग्रीव्स कॉटन के शेयर से। लेकिन चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि निफ्टी बैंक जो है इंट्राडे में 44,000 के पार निकल गया है, और अपने रिकॉर्ड हाई से अब बहुत ही कम दूरी पर निफ्टी बैंक रह गया होगा। सुबह के सत्र की शुरुआत जब हमने की थी आज की, तो 200-250 अंकों के आसपास की दूरी थी। 44,152 है निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड हाई, वहां से मात्र अब 150 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है निफ्टी बैंक की। तो दिसंबर 2022 के बाद के ऊपरी स्तर पर है निफ्टी बैंक, और दिसंबर 2022 में ही निफ्टी का भी हाई बना था, और निफ्टी भी अब धीरे धीरे करके अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास जा रहा है। 19,000 के स्तर पर अब सभी की निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि निफ्टी का जो
52 वीक का जो हाई है वो है 18,887.6 का। तो यहाँ से निफ्टी भी बमुश्किल से हम देख सकते हैं कि 500 अंकों के आसपास की दूरी पर, 4 से 500 अंकों के आसपास की दूरी पर खड़ा है। लेकिन निफ्टी बैंक की हाल फिलहाल रफ्तार थोड़ी सी तेज रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आती देखी है, चाहे वो मिड कैप साइज के बैंक हों या फिर कॉर्पोरेट लेंडिंग वाले जो बैंक हैं, जैसे कि इंडसइंड की बात कर लीजिए, कोटक या फिर एक्सिस बैंक, वहां पर अच्छी तेजी हमने देखी थी। और उसके दम पर आप देख सकते हैं कि 44,000 का जो एक अहम आंकड़ा है, बाजार ने उसको, निफ्टी बैंक ने पार कर लिया है और अब अपने रिकॉर्ड हाई से 225 अंकों के आसपास की दूरी पर खड़ा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, थोड़ा सा सपोर्ट यहां से अगर बड़े शेयरों से मिला, तो काफ़ी पॉसिबल है कि आज के ही दिन में हम रिकॉर्ड हाई बना दें निफ्टी बैंक का भी, जो कि ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। 44,000 के जब इंडेक्स हो तो उस पर 150-200 पॉइंट कोई मैटर नहीं करते हैं और वो एक झटके में कई बार 10 मिनट के ट्रेड में भी आ सकते हैं। तो नज़र इस पर हमारी ज़रूर होगी। एक छोटा सा कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी बैंक अब रिकॉर्ड हाई से बहुत थोड़ी सी दूरी पर रह गया है, 18,375 के ऊपर है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,000 का आंकड़ा पार करने के बाद अब उसी स्तरों के आसपास हम देख रहे हैं कि घूम रहा है। लेकिन नतीजों का भरपूर एक्शन चल रहा है। हालांकि अब लास्ट लेग में नतीजे हैं, लेकिन केबल एंड वायर सेगमेंट की जो दिग्गज कंपनी है पॉलीकैब, उसने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफे में सालाना आधार पर 32% की ग्रोथ है और मार्जिन भी 12% से बढ़कर 14% पर हो गया है। केबल बिजनेस में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो मजदार रही है और उससे आय को सपोर्ट मिला है। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CFO गंधर्व टोंगिया और कंपनी के MD इंदर जयसिंघानी। इंदर जी, गंधर्व जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। पहले तो इतने बढ़िया नंबर्स, आप दोनों को बहुत बधाई। लेकिन गंधर्व, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप ना पैसे रुपए वाला जो चीज़ है सब मैनेज करते हैं, आप फाइनेंस को आप अच्छे से देखते हैं। तो जो मार्जिन का जो फिगर आपने रिपोर्ट किया है, वो उसमें 2 सवाल हैं आपसे। आप ये बताइए कि क्या जो रॉ मटेरियल जो थोड़े से सस्ते हुए थे, क्रूड भी जो सस्ता हुआ था, क्या उसके सस्ता होने का आपको फायदा मिल रहा है मार्जिन इंप्रूव करने को लेकर? एक तो ये चीज है। दूसरी, आप ये बताइए कि आपने ना गाइडेंस को बीट किया है, अगर हम FY23 की अगर टोटल बात करें तो क्या आप इसको आगे और रिवाइज करेंगे क्या? बिल्कुल, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। ये हमारी कंपनी के इतिहास में बेहतरीन सालाना टॉप लाइन और बॉटम लाइन रहा है। चौथी तिमाही कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही रही है टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, क्योंकि टॉप लाइन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी फायदा मिला है और लगभग 13% का हमारा एबिटा मार्जिन रहा है पूरे वित्तीय वर्ष का। जहां तक गाइडेंस की बात है, हम लोग 20,000 करोड़ के टॉप लाइन पे काम कर रहे हैं, जो हम FY26 तक अचीव करना चाहते हैं। ये काम हमने FY21 के खत्म होने के बाद चालू किया था। इसके लिए हमें BCG, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, भी साथ दे रहा है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग आगे जाके 20,000 करोड़ का टॉप लाइन FY26 तक अचीव कर लेंगे। जहां तक लागत की बात है, जहां तक रॉ मटेरियल के कॉस्ट की बात है, जनरली हम लोग जितना भी मूवमेंट होता है रॉ मटेरियल का, उसको हमारे एंड कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। हम हमारे पास में उसका कोई बड़ा हिस्सा अपने पास रखते नहीं है। हमें लगता है आगे के सालों में भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और केबल एंड वायर बिजनेस के अंदर एबिटा मार्जिन 11 से 13% के बीच में आता रहेगा। ओके, चलिए इस बीच हमारे साथ कंपनी के MD इंदर जयसिंघानी भी मौजूद हैं। इंदर जी नमस्कार, मैं पूजा त्रिपाठी बोल रही हूँ। ये प्री इलेक्शन ईयर भी है, तो उस पर भी आपसे थोड़ा व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बना ही हुआ है। तो FY24 के लिए केबल सेगमेंट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो डिमांड सिनेरियो कैसे देख रहे हैं आप? डिमांड सिनेरियो तो अच्छा है, मतलब इतने गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो काम तो काफी है, अभी आएगा भी। बट हम लोग अपनी ग्रोथ 18% मैक्सिमम 20% की काउंट कर रहे हैं। ठीक है इंदर जी, अगला सवाल भी देखिए आपसे ही होगा। एक्चुअली आपकी जो पहचान है कंपनी की पॉलीकैब, वो वायर से केबल से ज़्यादा है, लेकिन मैंने भी हाल फिलहाल ना मैंने खुद के घर में पंखा लगवाया है पॉलीकैब का, सीलिंग फैन। वो भी आपसे ज़रा ये जानना चाहेंगे कि अभी जो टोटल आपका प्रोडक्ट मिक्स है उसमें केबल एंड वायर का हिस्सा कितना है? पंखे वाला जो आपका एक सेगमेंट है जिसमें आपने ठीक ठाक आप उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पकड़ बढ़ा रहे होंगे, उसका कितना हिस्सा है? ज़रा इसके बारे में आप राय देना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि कुछ अब नए जो ग्रोथ एरियाज आपके होंगे वो क्या होने वाले हैं यहाँ से? हमारा बेसिकली केबल का रेशियो एवरेज 80-83% है और 10% हमारा FMEG का है और बाकी हमारी एक्सपोर्ट का है।
और आगे चल के हम लोग जो हिसाब से काम कर रहे हैं, जो हिसाब से मतलब कैपेसिटी डाल रहे हैं, हमारे हिसाब से कमिंग 3-4 साल में हम एफएमईजी की अपनी ग्रोथ को 28-30% तक ले आएंगे, 28-30% हम ले आएंगे। उसमें भी बढ़ोतरी अच्छी होगी एंड ओवरऑल भी ग्रोथ कंटिन्यूस होगी। ओके गंधर्व, मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? FY23 में हम देख रहे हैं कि मार्जिन जो है वो करीब जो गाइडेंस दी थी उसके ऊपर ही आए हैं। अब आने वाले क्वार्टर के लिए क्या आप उसमें कुछ रिवीजन करेंगे? हमारे बिजनेस को देखने के लिए 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। जहाँ तक केबल एंड वायर की बात है, हम लोग लगभग 11 से 13% के एबिटा मार्जिन में काम करते रहे हैं। हमें लगता है कि आगे के सालों के लिए भी हमें वही अज्यूम करके काम करना चाहिए। जहाँ तक एफएमईजी बिजनेस की बात है, हमें लगता है कि FY26 तक हम लगभग 10 से 12% एबिटा मार्जिन में पहुंच पाएंगे और हर साल उसमें बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह से कंबाइंड लेवल पे एबिटा मार्जिन आगे के सालों में मजबूत दिखता है। ठीक है, गंधर्व आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि यहाँ पर तो डोमेस्टिक मार्केट में आपके पैठ काफ़ी मजबूत हैं और चूंकि अगर हम मार्केट कैप की आपकी कंपनी की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर की मार्केट कैप हो गई है, 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर की आप सेल्स क्लॉक कर रहे हैं। किन नए ज्योग्राफीज़ में, किन एरियाज़ में, कहाँ पर आप टारगेट कर रहे हैं और भारत के बाहर क्या एक्सपोर्ट भी आप ज़्यादा करने की योजना बना रहे हैं? कोई आपने टारगेट सेट किए हैं? बिल्कुल, हमने जब प्रोजेक्ट लीप पे काम करना चालू किया था लगभग 2 साल पहले, जब हमारी महत्वाकांक्षा थी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, लगभग 10% हमारी टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। गए साल में हमने लगभग 9.8% एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन किया है टॉप लाइन में। लगभग 1400 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था। हमें काफी अच्छी प्रेजेंस इसमें मिल रही है यूएस में, EU में, ऑस्ट्रेलिया में। हमारे पास लगभग सारी अप्रूवल जो चाहिए होती है यूएस की वो है। बाकी ज्योग्राफीज की हम लोग अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास काफी बड़ी R&D टीम है, करीब 200 लोग हमारे R&D में काम करते हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसे हमारी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में हमें जाना जाया जाता है। और हमें लगता है कि आगे के सालों में भी एक्सपोर्ट्स हमारा मजबूत पिलर रहेगा ग्रोथ के लिए। ओके, चलिए गंधर्व जी, इंद्र जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे की ग्रोथ योजनाओं पर भी डिटेल में विस्तार में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट सर। तो ये थे पॉलीकैब के मैनेजमेंट। नतीजे काफ़ी शानदार आए, सालाना आधार पर 32% की ग्रोथ, मार्जिन भी गाइडेंस के ऊपर निकल चुकी है। सौरभ, आपसे एक फंडामेंटल राय लेना चाहेंगे पॉलीकैब पर। आपने भी मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे तो अच्छे लग रहे हैं। अगर किसी को एंट्री लेनी हो इस वक्त स्टॉक में, और क्योंकि इलेक्शन ईयर है, मैनेजमेंट खुद भी कह रही है कि डिमांड सिनेरियो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है उनको, तो ऐसे में एंट्री करने की राय देंगे आप? देखिए, पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह इसे देखना चाहिए और जिस तरह से मैनेजमेंट इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बता रही है कि 2026 तक वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का लक्ष्य रख रही है। केबल बिजनेस उनका काफी अच्छा चल रहा है। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी बहुत सारी कंपनियों के लिए एक सिरदर्द हो जाती है। जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में हम ऊपर नीचे प्राइसेस होते हुए देखते हैं और मार्जिन इधर-उधर होते हुए देखते हैं, उसके हिसाब से भी काफी इनकी स्टेडी परफॉर्मेंस रही है। एफएमईजी बिजनेस पे काफी अच्छा फोकस है, एक्सपोर्ट्स की तरफ फोकस है। मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए बाय ऑन डिप्स। जब भी मार्केट में बड़े करेक्शंस आते हैं तब कई बार ये स्टॉक्स हमें अच्छे स्टॉक्स भी कम दाम पे मिल जाते हैं, तो छोटा-छोटा बाय करते रहें, बाय इन अ स्टैगर्ड मैनर फॉर द लॉन्ग। पॉलीकैब को आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स के तौर पर देखना चाहिए क्योंकि बढ़िया ग्रोथ है। हालांकि एक कंसर्न ज़रूर हो सकता है कि शायद थोड़ी सी इसकी जो वैल्यूएशंस है उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज सॉलिड कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से नतीजे बहुत अच्छे। नतीजों से पहले चूंकि शेयर चला था, आज थोड़ी सी सुस्ती आपको इसके चलते इसमें देखने को